नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 70 प्रश्न उत्तर। आज हम हिंदी भाषा के 70 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के भी क्लास किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली को खड़ी बोली नाम दिया गया है और यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मागधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मागधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौरवी। और खड़ी बोली को सर हिंदी भी कहा जाता है, सर हिंदी। तो खड़ी बोली को कौरवी और सरहिंदी भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कौरवी या खड़ी बोली भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली या कौरवी किस बोली को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मगही। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मगही। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
बिहारी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, बिहारी। और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में, और फिर पूछा गया यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो दोनों अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अर्धमागधी। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मगही। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बिहार की राजधानी पटना मगही बोली क्षेत्र में स्थित है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के रूप पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अपभ्रंश। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा का संबंध किससे माना जाता है? तो सिंधी भाषा का संबंध किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राचड़। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ब्राचड़। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। तो सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, ये गलत है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, ये भी सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। राजस्थानी उपभाषा का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। बाकी आपका ए, बी और सी सही है। यहाँ पर पैसाची की जगह होगा सौरसेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले आता है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली।
तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है संस्कृत, जिसको कि भारतीय भाषाओं का जनक या जननी भी कहा जाता है। संस्कृत, इसको जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था केबीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी जो है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारसी किसकी उपबोली मानी जाती है? तो बनारसी किसकी उपबोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा आपका भोजपुरी। तो बनारसी जो है ये भोजपुरी के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है या किससे हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मागधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है वो मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में और यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, ये सही है। इसके बाद बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये भी सही है। और विभाषा बोली का विकसित रूप है, ये भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये बिल्कुल आपका गलत ऑप्शन है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी जाती हैं? ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 5 उपभाषाएं होती हैं हिंदी की, और वो कौन सी हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो वो मानी जाती हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पूर्वी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, उसका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पूर्वी हिंदी। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से माना जाता है? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया जीआईसी परीक्षा 2015 में और फिर पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2005 में। तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो पंवारी इनमें से किस बोली के अंतर्गत आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बुंदेली। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि पंवारी जो है ये उसकी उपबोलियाँ मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बांगरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बांगरू बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बांगरू का दूसरा नाम क्या है? तो बांगरू का दूसरा नाम है हरियाणवी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये जो है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अवधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवधि में जो है ने का प्रयोग नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं हुआ है? ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
अवधि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अवधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? फिर से पढ़ते हैं, इनमें से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी भूतकालिक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, भोजपुरी भूतकालिक। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ण जो है ये अवधि के अंतर्गत नहीं आती है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि आती है? तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युग्मक ध्वनि। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ सही है, युग्मक ध्वनि आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, स्वर हिंदी के कितने प्रकार हैं? तो स्वर हिंदी के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके 3 प्रकार हैं। पहला आता है दीर्घ, फिर ह्रस्व और फिर प्लुप्त। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके 3 भेद होते हैं स्वर के। पहला आता है ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और फिर प्लुप्त स्वर। तो यहाँ पे यह जानना आवश्यक है कि दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर का अर्थ क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर जो है उसका अर्थ होता है जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसको जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अलावा दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है उसको जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। और फिर प्लुप्त स्वर, तो यहाँ पर जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, तो तिगुना समय जहाँ पे लगता है वहाँ पे प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मात्रा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मात्रा कहते हैं। सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। ये बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से अंथस्य वर्ण कौन सा होता है? तो इनमें से अंथस्य वर्ण कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व। य, र, ल, व ये जो है अंथस्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो व जो है ये अंथस्य वर्ण कहलाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंथस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो अंथस्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है, उसका नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब। ब जो है ये अंथस्य के अंतर्गत नहीं आता है। य, र, ल और व ये अंथस्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी य। य जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यह प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क, ख। ये जो हैं कंठीय के अंतर्गत आती हैं। क, ख, ग, घ ये सभी जो हैं ये कंठीय ध्वनियाँ होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तालव्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी के मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी मानी जाती हैं? तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ट, ठ, ड और ढ। ये जो है मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दंत्योष्ट्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से दंत्योष्ट्य ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी व। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है व। हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भ। तो भ जो है ये ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि की कंठीय ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से हिंदी की कंठीय ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ह। तो ह जो है ये कंठीय ध्वनि के अंतर्गत आती है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी नहीं मानी जाती? तो निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए च। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार क्या होता है? तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दंत्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है दंत्य। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ढ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ढ जो है ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण माने जाते हैं? तो ओ और औ किस प्रकार के वर्ण माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की श ध्वनि किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? तो हिंदी की श ध्वनि जो है ये किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताड़व्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है ताड़व्य के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, त। हिंदी की ब ध्वनि किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? तो हिंदी की ब ध्वनि जो है ये किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठीय ध्वनि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी की ब ध्वनि जो है ये ओष्ठीय ध्वनि के अंतर्गत आती है। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन सही है या शुद्ध है? तो ढ और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन जो है वो शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मूर्धन्य उपेक्षित ध्वनियाँ हैं, ये सही है। तो ये मूर्धन्य उत्क्षेप ध्वनियाँ हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये शुद्ध है। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। और ये जो है अल्प प्राण ध्वनियाँ मानी जाती हैं, ढ और ढ, ये जो है अल्प प्राण ध्वनियाँ मानी जाती हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की अग्र आवर्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की अग्र आवर्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ई। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इनमें से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ई। तो ई जो है ये समृद्ध स्वर माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया था, 2009 और 2012 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? तो निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, य। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, च, छ, ज और झ। तो ये जो है स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती हैं, च, छ, ज और झ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित
ध्वनियों में कौन सुमेलित हैं? तो निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स जो है दंत स, ये ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दंत स जो है ये ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क और त। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर जो है क और त ये अघोष अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, झ। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण माना जाता है? तो इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, च। तो च जो है ये अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं या क्या होते हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं या क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण व्यंजन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों में के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठ। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी साहित्य का जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की आज हमने चर्चा की। और ये जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता के भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रश्न आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।